इस वीडियो की शुरुआत हम एक YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन से करेंगे। अभी रिसेंटली मैं जिम ब्राउनिंग की एक वीडियो देख रहा था। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ये वीडियोस ऐसे होते हैं जो इंडिया में हो रहे कॉलिंग स्कैम को एक्सपोज करते हैं। You know Pankaj? I want you to pass the phone to Pankaj. I want you. Family to that. Yeah, I know you guys are scamming people. Yeah, hi sir. My name is Carolina Fernandez. I am calling you from the Microsoft. Oh, hi, Priya. अब उसी वीडियो में एक इंडियन बंदे ने जिम को थैंक यू बोला और बोला कि ये स्कैमर्स बहुत सारे इनोसेंट लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक था, पर उस इंडियन बंदे के कमेंट के रिप्लाई बहुत डिफरेंट थे। अब वैसे तो एक बहुत नॉर्मल कमेंट था, पर उस इंडियन बंदे को फॉरेनर्स कुछ इस तरीके से रिप्लाई करते हैं, यू ऑल आर सेम, हाउ मेनी हैव यू स्कैम्ड and you directly indirectly proud of it? I know, don't lie. Your people, bro, scamming is in your blood. अब ऐसे एक नहीं हजारों कमेंट्स आपको मिल जाएंगे जहां पर इन स्कैमर्स की वजह से पूरे इंडिया को शेम किया जाता है। अब ये जिम ब्राउनिंग और नैनो बेटर जैसे कई स्कैम बेटर्स हैं जो इन स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आप इनके कोई भी वीडियोस देखोगे तो इनके मोस्ट ऑफ द वीडियोस में जो स्कैमर्स होते हैं वो इंडियंस ही निकलते हैं। और यही एक वजह है कि इंडिया आज के टाइम में साइबर स्कैम्स का हब बन चुका है। एक डेटा के मुताबिक 95% स्कैम कॉल्स इंडिया के अंदर से ही ओरिजिनेट होती हैं, जिसका हब आज के टाइम में कोलकाता और दिल्ली बन चुका है। मैंने खुद इस वीडियो को बनाने के लिए कोलकाता विजिट किया और ऐसे ऐसे शॉकिंग फैक्ट पता चले हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। ये ऑनलाइन स्कैम्स की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि सिर्फ 2024 में इंडिया में ही इंडियंस ने 11,333 करोड़ रुपए गंवाए हैं ऑनलाइन स्कैम्स में। और ये डेटा तो सिर्फ इंडियंस के लिए है, पर इंडिया में ही बैठे ऐसे कई स्कैमर्स हैं जो रोजाना लाखों करोड़ों का स्कैम फॉरेनर्स के साथ कर रहे हैं। FBI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया बेस्ड स्कैमर्स ने ही 2022 में यूएस सीनियर सिटीजन से $10 बिलियन का स्कैम किया था। अब इसकी वजह से होता क्या, ये कुछ स्कैमर्स की वजह से फॉरेनर्स की नजर में सारे इंडियंस बदनाम होते हैं। इस वीडियो में आज समझेंगे कॉल सेंटर स्कैम्स के डर्टी बिजनेस को, आखिर कौन लोग हैं जो इनका साथ देते हैं और हम अपने आप को इनसे कैसे बचाएं। Sir, there would be a charge of $12.95, okay? Hey, why are you crying, man? You're a very good man. Why are you crying? Suffer from depression. अब सबसे पहले इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। 80 साल की एक लेडी हैं जिनका नाम है जूडिथ बोआविन और वो अमेरिका में एक रिटायर्ड नर्स और सोशल वर्कर हैं। जिंदगी भर उन्होंने सेविंग करी ताकि वो अपने रिटायरमेंट में पीसफुली जी सकें। उन्होंने जितनी भी सेविंग करी उससे वो अपना और अपने हस्बैंड का ख्याल रखती थी, क्योंकि हस्बैंड को पार्किंसंस डिजीज थी। कुछ इस तरीके से उनकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, पर 2023 सितंबर में उन्हें एक फोन कॉल आती है जो उनकी लाइफ की पूरी दिशा बदल देती है। जैसे ही वो अपना फोन चेक करती हैं, उनके फोन पर लिख करके आता है रॉकविले पुलिस, जिसके वजह से उन्हें लगता है कि ये तो पुलिस का कॉल है और वो उस कॉल को पिक कर लेती हैं। अब कॉल पर जूडिथ को बताया जाता है कि उन्हें फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कॉल आया है। कॉल पर सामने से बंदा बोलता है कि उनके SSN नंबर से 3 डिफरेंट बैंक अकाउंट बनाए गए हैं और तो और ये भी बोलता है कि इन अकाउंट्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करके ड्रग कार्टेल्स को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और कुछ इस तरीके से वो ड्रग ट्रैफिकिंग करवा रही हैं। जूडिथ ने नॉर्मली बोला कि हमने कोई भी अकाउंट नहीं बनाया, पर सामने से बंदा बोलता है कि अकाउंट आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर से ही बनाया गया है। बाद में उनको एक FBI एजेंट का भी कॉल आया और कॉल पर वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम वैन ए जेकब है। अब जूडिथ ने जब सर्च किया तो उन्हें सेम नाम से इंटरनेट पर एक FBI एजेंट की डिटेल्स मिली। अब इसके बाद जूडिथ को विश्वास हो गया कि ये सच में एक FBI केस ही है। अब इसके बाद में FBI एजेंट जूडिथ को बोलता है कि आपको इस केस को बिल्कुल सीक्रेट रखना है और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना है। अब जूडिथ बेचारी इतनी इनोसेंट थी कि उन्हें ऐसा लगा कि ये एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन है और इसमें हेल्प करके वो कुछ ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़वा पाएंगी। अब ये पूरी कॉन्वर्सेशन को सीक्रेट रखती हैं और बाद में वही FBI एजेंट इनको बोलता है कि आपको अपने अकाउंट से $6 लाख को विड्रॉ करना है और उसका 20-20 हजार USD का बंडल बना करके एक लोकेशन पर जाना है। वहां पर एक कार पार्क्ड मिलेगी और उस कार में आपको 20-20 हजार के जो बंडल हैं वो रख देने हैं। अब जूडिथ बेचारी इतनी सीधी
वो गई 6 लाख रुपए विड्रॉ भी करी और कार में भी जा करके रख दी और उनको वो एजेंट लोग बोले कि केस खत्म होने के बाद में आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। पैसा कहाँ, लोग कहाँ, सब गायब। बाद में जूडिथ को मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल का ईमेल आया और तब जाकर के उनको पता चला कि उनके साथ ये स्कैम हो गया है। मतलब किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग कुछ इस तरीके से गंवा दी। वो बंदा जो खुद को वेन ए जेकब बता रहा था वो इंडिया में बैठा कोई स्कैमर था और यही सिंगल स्कैमर ने सिर्फ जूडिथ नहीं बल्कि 13 और सीनियर सिटीजन जो अमेरिका से थे उनके साथ 2.9 मिलियन यूएस डॉलर्स का स्कैम किया। अब ऐसे एक नहीं हजारों और लाखों केसेस आज के टाइम में आ रहे हैं जहां पर स्कैमर्स ये सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रीजन ये होता है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने बच्चों से अलग रह रहे होते हैं और उनको इजीली ये लोग स्कैम करते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि स्कैम्स हो रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि स्कैमर्स आखिर इंडिया से ही क्यों उठ रहे हैं? व्हाई सो मेनी स्कैमर्स इन इंडिया? देखो, एक तरफ है बेरोजगारी, एक तरफ है गरीबी और उसके बीच में आ जाते हैं ये स्कैमिंग वाले कॉल सेंटर्स जिन्होंने इसे एज अ बिजनेस बना रखा है, जहां पर जो यूथ होता है वो उन्हें तो एक जॉब ऑफर करते हैं और यूथ को पता ही नहीं होता है कि वो जॉब नहीं, वो स्कैम करने जा रहा है। ये स्कैम सेंटर्स का जो ऑपरेट करने का तरीका है वो बहुत ही स्मार्ट है। सामने वाले को पता नहीं लगने देते हैं कि वो एक स्कैम का पार्ट है। नॉर्मल जॉब्स की तरह ये अपनी जॉब भी सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर पर पब्लिश करवाते हैं। वहां कभी नहीं बताते हैं कि एक स्कैम के लिए हायरिंग हो रही है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हैं। वहां पर दिखाते हैं कि ऑथेंटिक कॉल सेंटर के लिए हायरिंग हो रही है। अगर मैं पोस्ट का एक फॉर्मेट बताऊं तो इनकी पोस्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। इंटरनेशनल बीपीओ, 0 years एक्सपीरियंस, 40% इंग्लिश रिक्वायर्ड, 1 day ट्रेनिंग, फास्ट करियर ग्रोथ, अ लाइफ इज व्हाट यू मेक। इसके साथ ही एक एचआर का नंबर दिया होता है जिसको आपको कॉल करना होता है। अब आप जब ये एचआर से बात करोगे आपको वो नॉर्मली इंटरव्यू पर बुलाएंगे। इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चेक करते हैं वो चेक करते हैं कैंडिडेट्स की इंग्लिश कितनी अच्छी है, क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स को ये स्कैम करेंगे और वहां पर इंग्लिश ही सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद उनसे वो लोग कुछ फीस लेते हैं, उसके बाद में एक ट्रेनिंग का पार्ट बनाते हैं। ट्रेनिंग के बाद में फ्रेशर्स को एज ए ओपनर जॉब दे देते हैं। अब इन ओपनर्स को एक स्क्रिप्ट दी जाती है और इन्हें बस फॉरेनर्स को कॉल करना है और वही स्क्रिप्ट पढ़ते रहना है। अगर मैं स्क्रिप्ट का फॉर्मेट बताऊं तो स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से होती है। हेलो सर, माय नेम इज जॉन, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम विंडोज टेक्निकल सपोर्ट। योर कंप्यूटर हैज अ वायरस एंड वी नीड टू सिक्योर योर कंप्यूटर। डू यू वांट टू सिक्योर योर कंप्यूटर? डिफरेंट स्कैम्स की अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं। कुछ लोग अमेज़न के नाम पर स्कैम कर रहे हैं, कुछ लोग यूएस के IRS डिपार्टमेंट के नाम पे स्कैम कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग इनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो मॉडिफाई होती रहती है। अब आप नंबर की गेम समझो। दिन भर में 100 लोगों को कॉल किए, 80-90 मना किए, कॉल कट किए और 10 ऐसे होते ही होते हैं जो कॉल पिक भी करते हैं और हाँ भी कर देते हैं। अब जैसे ही किसी ने इंटरेस्ट शो किया, ये ओपनर्स उस कॉल को तुरंत अपने सीनियर्स को ट्रांसफर कर देते हैं जिन्हें क्लोजर्स कहा जाता है। इन क्लोजर्स का काम होता है अपने विक्टिम्स को अच्छे से मैनिपुलेट करना और उनसे किसी भी हाल में पैसे को निकलवाना। अब एक और बात आप समझ लो, ये स्कैमर्स कभी भी डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। ये मोस्टली गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू पे करने को बोलते हैं, क्योंकि गिफ्ट कार्ड्स की अपनी एक वैल्यू होती है, लाइक $100, $200, $1000। अब एक बार कोई इन गिफ्ट कार्ड्स का पिन स्कैमर्स को दे देता है तो वो इंटरनेट के थ्रू उसको इजीली यूज कर सकते हैं। और गिफ्ट कार्ड्स की जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि इनकी ट्रांजैक्शंस को रिफंड करवाना या फिर ट्रेस कर पाना दोनों ही इम्पॉसिबल होता है। अब इस टेक्निक के अलावा ये स्कैमर्स फॉरेन में कुछ म्यूल्स को भी यूज करते हैं। म्यूल्स बेसिकली उन्हें कहते हैं जो इन स्कैमर्स के बिहाफ पे पैसे को एक जगह से उठा करके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के थ्रू स्कैमर्स तक पहुंचाते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक स्कैम कॉल सेंटर के अंदर इतना सारा मनी ट्रांसफर, म्यूल्स और कितना सारे अकाउंट, ये सबको मैनेज करने के लिए वहां पर बाकायदा मैनेजर्स भी होते हैं। तो मैंने आपको इनके बिजनेस मॉड्यूल के 3 मेन पोजीशन समझा दिए, ओपनर्स, क्लोजर्स और मैनेजर्स। और हर स्कैमिंग कॉल सेंटर में यही 3 पोजीशंस मेन होती हैं। अब जितने भी फ्रेशर्स आ रहे होते हैं उनको ओपनर बना देते हैं। इनकी सैलरी भी कम होती है, 20 से 25 हजार की रेंज में होती है। क्लोजर्स की सैलरी का रेंज 40-50 हजार है और मैनेजर्स का ज्यादा होता है, 75,000, 80,000 या उसके ऊपर। तो अब आपको एक डेटा बताता हूं जो आपका दिमाग हिला देगा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 90% लोगों की जो इनकम है वो 25,000 से कम है। तो अगर किसी को 25,000 रुपए ऑफर किया जा रहा है तो वो क्यों उस ऑफर को डिक्लाइन करेगा? और यही एक रीजन भी होता है कि लोग ज्यादा
पता भी नहीं करते कि किस टाइप की जॉब है, बस मिल जाए, ये हाल है। और सिर्फ सैलरी नहीं, जितने भी ये लोग हैं इनको बाकायदा कमीशन, बोनस सब मिलता है। एक एक्स स्कैमर पवन पुजारी ने द गार्जियन की जर्नलिस्ट से बात करने के दौरान बताया कि उसको सिर्फ बोनस के तौर पर 50,000 रुपए मिले थे। मतलब समझ रहे हो, 50,000 सिर्फ बोनस के तौर पे। और अभी तक जितना भी फिगर बता रहा हूँ ना, ये हर कॉल सेंटर स्कैमिंग कंपनी के लिए बदल सकता है। कुछ ऐसे भी कॉल सेंटर्स हैं जहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो एक टॉप लेवल इंजीनियर से ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। मार्क रॉबर जो कि एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं, उन्होंने जिम ब्राउनिंग के साथ मिल करके ऐसे ही एक बहुत बड़े स्कैम कॉल सेंटर के इंटरनल डेटा को लीक किया। मार्क ने जब डेटा को एक्सेस किया तो दिमाग हिल गया। उनको पता चला कि कुछ ऐसे भी कॉल सेंटर्स हैं जो एक दिन में 60,000 US डॉलर से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। यानी अगर इंडियन रुपीस में बात करूं तो 53 लाख रुपए से ज्यादा। मंथली बात कर लूं तो कितना हो गया, 15 करोड़ से ज्यादा। इसी इंटरनल डेटा को उठा करके देख लो कि ये जो स्कैमिंग कंपनी थी, इनका जो मंथली टारगेट था वो कितना था, 1.8 मिलियन US डॉलर, तकरीबन 15 करोड़ रुपए, जिसमें से वो लोग 14 करोड़ तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। अब इसी स्कैम कॉल सेंटर में जो ओपनर की सैलरी थी वो कितनी थी, 7,000 US डॉलर, मतलब 6 लाख रुपए मंथली। कौन कमाता है भाई, इंजीनियर नहीं कमाते, पायलट नहीं कमाते 6 लाख रुपए। पॉइंट ये है कि इनको कम मेहनत में बहुत मोटा पैसा मिलता है, और पैसे के नशे में ये सही गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। कई बार विक्टिम्स को इतनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, विक्टिम्स रोने तक लग जाते हैं, बट इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर जिंदगी मौत की बात हो रही हो, बंदा हॉस्पिटल में हो, पर फिर भी इनके दिल में कोई रहम नहीं आता है, और ये उनके साथ भी स्कैम करते हैं। बेसिकली ये स्कैमर्स के अंदर ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, ये सब नहीं रहता है, खत्म हो चुका है। अगर आप YouTube पर ये स्कैम बेटर लाइक जिम ब्राउनिंग जैसे लोगों की वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा ही इरिटेट होने पर ये स्कैमर्स कितनी जल्दी चिल्लाने लग जाते हैं, इवन एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करने लग जाते हैं। Ma'am, don't speak. Now type down there www. Amazon.com. Ma'am, I'm spelling for you. Man, बेसिकली इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके जो विक्टिम्स होते हैं वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरेंगे, क्या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उनकी लाइफ में आ जाएंगी ये स्कैम होने के बाद, उनको स्कैम ही करना है। अब एक और चीज है, अगर किसी बंदे के अंदर इंसानियत जाग भी जाए और वो ये सोचे कि ये लालच छोड़ करके चलो इस स्कैम से बाहर निकलते हैं, तो भी ये किसी को बाहर नहीं आने देते हैं, क्योंकि पहले तो ये बताते नहीं है कि स्कैम जॉब है। अब न्यू कमर्स के लिए क्या होता है, उनको लगता है भाई बहुत बड़ा टेक सपोर्ट का ऑफिस है, कस्टमर केयर सेंटर में मैं जॉब करता हूँ, मैं डेली जाता हूँ, मेरी सैलरी इतनी अच्छी है, वो बढ़िया जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उनको वो चीज़ पता तक भी नहीं चलती है कि वो एक स्कैम का पार्ट है। 2-3 महीने में उनको पता लग जाता है कि मैं एक स्कैम कंपनी का पार्ट बन चुका हूँ, और जब वो निकलने की बात करते हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले ही एग्रीमेंट करवा लेते हैं 1 साल का, और ये बाउंड कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स को, ये निकलने ही नहीं देंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी देर से मैं स्कैम चिल्ला रहा हूँ इस वीडियो में, पर ये स्कैम कॉल सेंटर्स वाले कभी भी स्कैम वर्ड नहीं यूज करते हैं। इनका जो वर्ड होता है वो होता है सेल्स। स्कैम को डायरेक्ट सेल्स से रिप्लेस कर दिया। बाकायदा ऑफिस वॉल्स पर मोटिवेशनल पोस्टर्स लगे होते हैं भाई। बंदे इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा सेल्स करेंगे, बड़ी से बड़ी सेल्स क्लोज करनी। रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, बॉस एम्प्लॉय कॉन्वर्सेशंस होते हैं, और उसके साथ साथ में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है। पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बना देते हैं कि काम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बढ़िया कॉर्पोरेट ऑफिस है। इवन कुछ कॉल सेंटर्स ऐसे भी हैं जहां दिन में जेन्युइनली सही काम किया जाता है और रात में पूरा स्कैम में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इन स्कैमर्स के बारे में एक और खास बात है, इनके अकॉर्डिंग स्कैम करना कोई चोरी थोड़ी ना है। इनका कहना यह है कि अगर ये किसी पर्सन के बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेने के लिए उसको कन्विंस कर लेते हैं, तो ये इनकी स्किल और इनका टैलेंट है। मतलब आप समझ रहे हो किस हाइट पे ये लोग खेल रहे हैं गेम को। अब आप एक चीज समझिए, जितने भी स्कैमर्स हैं इनके पास फॉरेनर्स का डेटा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा ही स्कैम करेंगे। तो फिर इसी चीज से सबसे बड़ा सवाल क्रिएट होता है कि आखिर ये फॉरेनर्स का सारा डेटा डिटेल्स इनके साथ कौन शेयर कर रहा है। जर्नलिस्ट स्निग्धा पूनम, जिन्होंने इंडिया में इन स्कैमर्स के ऊपर काफी रिपोर्टिंग की है, वो बताती हैं कि इंडिया में जो जेन्युइन कॉल सेंटर्स और बीपीओ का बूम आया था वो सन 2000 के करीब आया था, लेकिन 10 साल बाद बहुत सी फॉरेन कंपनीज ने अपने बीपीओ और कॉल सेंटर्स को इंडिया से बाहर हट करके
साउथ एशियन कंट्रीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब उसका रीजन ये था कि वहां पर लेबर चीप था, इंडिया से भी चीप मिल गया, और उसके साथ साथ में जो इंग्लिश एक्सेंट था वो और अच्छा मिल गया। इंडियन रुपीस में बात करूं तो लगभग 30 करोड़, यानी इतना पैसा दे करके आप वो डेटा खरीद सकते हो, और ये कंपनीज देती हैं, इनके पास हैं, और ये दे करके इतना इतना खरीदते हैं। अब तक की वीडियो में मैंने इनके बारे में हर डिटेल एक्सपोज कर दी है, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जितने भी कॉल सेंटर स्कैमिंग कंपनीज हैं, इन पर पुलिस और जो गवर्नमेंट है वो एक्शन क्यों नहीं लेती है। ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इनके बारे में नॉलेज नहीं है। सीएनए की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर ही 1000 से ज्यादा टेक सपोर्ट स्कैम सेंटर्स हैं। तो क्या अब दिल्ली पुलिस को इसके बारे में खबर नहीं होगी, या फिर कोलकाता आज इंटरनेशनल स्कैमिंग सेंटर का हब बन चुका है, तो क्या वहां की पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं है? तो अब आप आंसर समझो। लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट है, 61 कंट्रीज ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के थ्रू $257 मिलियन के ऑनलाइन स्कैम करने वाले स्कैम सिंडिकेट्स को पकड़ा था। इस ऑपरेशन में 3950 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया, और उसके साथ साथ 14000 दूसरे सस्पेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये कि कोई भी कंट्री स्कैमर्स से कंप्लीटली फ्री नहीं है, ये हर जगह होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर इनके नंबर्स कम है। अब वहां पे क्या होता है कि जैसे ही अथॉरिटीज को हल्की सी भी भनक लगती है इन स्कैमर्स के बारे में, वो तुरंत इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। और जब बात इंडिया की आती है तो यहाँ पर पुलिस वाले ही स्कैमर्स से ही ब्राइब लेते हुए पकड़े जाते हैं। अभी मार्च की ही बात है, भोपाल के अंदर एक स्कैमिंग कॉल सेंटर को पकड़ा गया जिसे अंशुल जैन नाम का एक बंदा चला रहा था। हुआ क्या, एसएचओ सहित 4 पुलिस वालों ने मिल करके 25 लाख रुपए की रिश्वत ली और उस बंदे का नाम केस से हटा दिया। बाद में थैंकफुली क्या हुआ कि उन सारे पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। तो ये एक केस ऐसा था जो हिंदुस्तान टाइम ने भी छापा और सामने आया, पर ऐसे कितने केस हैं जो सामने ही नहीं आए। जिम ब्राउनिंग की ही वीडियो आप देखो, उसमें वो बाकायदा स्कैमर से कभी कभी बातचीत भी करते हैं। So there are many people who force upon us to work. We have no other choice. ऐसे नॉर्मली वो एक दिन कोलकाता के स्कैमर से बात कर रहे थे, वो बताता है कि वो जिस कॉल सेंटर में काम करता है वहां पर बाकायदा पुलिस की रेड पड़ चुकी है। वो बोलता है उसके ऑफिस में 100 सीट थी, पुलिस वालों ने 2000 रुपए पर सीट यानी 2 लाख रुपए उनसे लिए और सबको छोड़ दिया। We are in 100-seat office. In per seat, they took 2,000 rupees. Yeah. Kolkata police took, and there is one local police where it in Salt Lake, Bidhan Nagar. They took 1,000 rupees on one seat. उस बंदे ने तो ये तक बता दिया कि कोलकाता पुलिस की जो स्कैमर्स के साथ में वीडियो और फुटेजेस सामने आती हैं, वो सब भी प्लान्ड होता है। Now you might be seeing some photos of Kolkata police. They are catching scammers, and they are catching the scammers for 2 hours or 3 hours. They just took the photo and video. Yeah. At a time, they take 20 lakhs, 30 lakhs, however people they caught, Right. and then they let them go away. पुलिस सेंटर्स को रेड करती है, कुछ घंटों के लिए सारे कस्टडी में जाते हैं, थोड़े टाइम में रिलीज हो जाते हैं और फिर बाहर आकर के फिर काम शुरू। सिर्फ कोलकाता की बात करें तो सेक्टर 5 में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो इन स्कैमिंग सेंटर्स से भरी हुई हैं। There are more than I guess 16 floors, but in hardly 2 to 3 genuine companies, and other than that each and every floor is working for tech support. वहाँ बिजनेस करने वाले एक बंदे ने रेडिट पर कमेंट करके बताया कि पुलिस को भी इन कॉल सेंटर से रेगुलर बेसिस पर कट मिलता रहता है और जब वो आना बंद हो जाता है तभी रेड पड़ती है। तो ये तो सिर्फ कोलकाता में चल रहा है, कितना सच है कितना झूठ है तो सिर्फ कोलकाता के लोग बता सकते हैं। कोलकाता के लोग कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, या आप लोगों को इसके बारे में कितनी खबर है और आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपके ही शहर के बारे में। नाउ अगर मैं एक सिनेरियो लेकर के चलूं कि पुलिस सच में इन स्कैमर्स के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहती है, तो भी मुझे पता है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इंडिया में इस तरीके के साइबर इंटरनेशनल स्कैम्स करने वालों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट लॉज हैं ही नहीं। स्कैम एक फॉरेनर के साथ हो रहा है, ट्रांजैक्शन ओवरसीज अकाउंट्स के थ्रू हो रहे हैं। ऐसे में इंडियन पुलिस के लिए एक्यूज के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस या फिर विटनेसेस को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ में जब तक किसी कॉल सेंटर के खिलाफ कोई कंप्लेन फाइल नहीं होगी तब तक पुलिस जाकर के वहां रेड भी नहीं कर सकती है। और मान लो अगर रेड कर भी देगी तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो विक्टिम है उसकी कंप्लेन और उसके स्टेटमेंट के बिना आगे क्या कार्रवाई होगी। कोलकाता पुलिस के ही एक ऑफिसर मुरलीधर शर्मा ने बताया कि एक बार उन्होंने बिना किसी कंप्लेन के एक कॉल सेंटर स्कैम के ऊपर रेड करी। उन्होंने सारे बंदों को अरेस्ट किया, बाद में केस कोर्ट में गया। कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि पुलिस ने किस बेसिस पर सेंटर पर रेड मारी है।
क्या उनके पास विक्टिम के स्टेटमेंट्स हैं? अब पुलिस के पास विक्टिम्स के स्टेटमेंट नहीं थे क्योंकि वो लोग यूएस और यूके से थे। और मान लो पुलिस वाले एक बार एग्जैक्ट डिटेल्स निकाल करके उनको कांटेक्ट कर भी लें तो वो लोग तो ये जेन्युइन कॉल को भी एक स्कैम ही समझेंगे, इतना बड़ा स्कैम होने के बाद। तो कुछ इसी तरीके से स्कैम में बहुत बड़े बड़े लूप होल्स हैं। ऑल्दो रिसेंट ईयर्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। यूएस अथॉरिटीज़ के प्रेशर के बाद में इंडियन पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हुई है इनके खिलाफ होने में। अभी रिसेंटली कोलकाता में कुछ स्कैमर्स को अरेस्ट किया गया है। 2023 में विधाननगर पुलिस ने एफबीआई के साथ मिलकर कोलकाता और उसके आसपास टोटल 13 स्कैम कॉल सेंटर्स को क्लोज किया था और स्कैमर्स को अरेस्ट किया था। इसमें कुछ यूएस सिटीजन्स के स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड किया गया था। सीबीआई ने अभी अगस्त में ही 350 करोड़ का स्कैम करने वाले कॉल सेंटर को बर्स्ट किया है। तो देखो इनके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, पर भाई इंडस्ट्री इनकी बहुत बड़ी है और एक्शन उतनी इंटेंसिटी से नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो कर सकते हैं एज ए सिटीजन इस स्कैम को रोकने के लिए वो है अवेयरनेस। आज मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो से अवेयर करो। मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ, पर इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो कर दो, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस फैले, लोग समझें कि ये कॉलिंग स्कैम्स हो रहे हैं और बहुत भोले भाले इनोसेंट लोगों को ही ये लोग फंसाते हैं। हमें आपको ही जिम्मेदारी लेनी होगी अवेयरनेस फैलाने की, तभी जा करके हम इन स्कैमर्स को रोक पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ, और ओवरऑल मतलब आपको कैसा सेटअप लगा है ये। मतलब हम लोगों ने एक नया सेटअप आज ट्राई किया है, तो इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर के एक बार लिखो कि लास्ट तक देखा, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर के ऊपर नहीं फॉलो किया है तो आप वहाँ पर भी मुझे सर्च कर सकते हो, @mahinerji मेरा यूज़र हैंडल है। एंड कोई अगर यूनिक टॉपिक है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के डीएम कर सकते हो। मैं और मेरी टीम ज़रूर उसके ऊपर बैठेंगे और हम वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।